नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और एक ऐसा शो जहां पर हर हफ्ते हम एक बाजार के दिग्गज से बातचीत करते हैं और उनके नज़रिए से बाजार को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में ज़रूरी अहम बदलाव ला सकें। और आज मेरे साथ विनीत सांबरे, हेड इक्विटीज़, डीएसपी म्यूचुअल फंड जुड़ गए हैं। विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश में और इतना महत्वपूर्ण समय जहाँ पर बजट भी है और साथ ही बाजार की चाल रोज़ एक नई कहानी लिख रही है। तो चलिए, मेरे ख्याल से बाजार की चाल के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जो डेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इनफ्लोज, भले ही आप एम्फी का डेटा कह लीजिए या डीआईएससी खरीदारी कह लीजिए, बम्पर खरीदारी हो रही है म्यूचुअल फंड्स में ही। अगर हम देखें जो एम्फी का डेटा आया है 40,000 करोड़ तक का आंकड़ा जो है हमने छूता हुआ देखा है। एसआईपी के जरिए भी निवेश बढ़ रहा है, डीआईआईएस की भी खरीदारी जमकर हो रही है। उसके बावजूद बाजार उच्चतम स्तर पे अपना टिक नहीं पा रहा है, लेकिन जो जोश है, जो भागीदारी है इक्विटी बाजार में, वो मेरे ख्याल से बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। इस तरह के बाजार को आप कैसे समझते हैं? और न सिर्फ बढ़ती हुई भागीदारी बल्कि बाजार भी जो रोज नए हाई लगा रहा है, भले ही वहां से टिक नहीं पा रहा हो, लेकिन कोशिश तो बहुत कर रहा है। कविता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टर्स को अपना जो हमारा व्यू है वो सही ढंग से समझा पाएँ। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि अगर हम पिछले 3 साल को देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ तो थी ही, बट इसके साथ कॉर्पोरेट्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई। मतलब अर्निंग्स जो ओवरऑल हम देखते हैं तो तकरीबन 20-25% के आसपास कैगर पे ग्रो हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि कोई पोलराइजेशन ऑफ अर्निंग्स हुई नहीं है, मतलब ब्रॉड बेस हुई है। सब सेक्टर्स में हमने देखा कि बेनिफिट्स देखे गए हैं और सब सेक्टर्स में ग्रोथ काफ़ी ठीक-ठाक रही है। तो नॉर्मल है कि इस तरह के माहौल में इक्विटी का जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। पैसे भी आए हैं, रिटर्न्स भी बने हैं और ये एक पॉजिटिव साइकिल है। इसमें जब तक रिटर्न्स बनते हैं, पैसे भी आते हैं और जब तक ये पॉजिटिव साइकिल ब्रेक नहीं होती है, तब तक हम देखेंगे कि शायद इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो बना रहे। पर अब आगे जाके स्थिति क्या इसी प्रकार रहेगी? सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ग्रोथ हमने पिछले 3 साल में देखी है, क्या ये इस तरह की ग्रोथ मेंटेन रहेगी, बरकरार रहेगी? तो मानना ये है कि एक लो बेस से हमने हाई ग्रोथ देखी है, तो हो सकता है ग्रोथ ट्रेंड्स थोड़े हमारे 12 से 15% के बीच में आ जाएँ। वो भी बहुत अच्छे ग्रोथ है, ये मैं कॉर्पोरेट ग्रोथ रेट्स की बात कर रहा हूँ। वो भी मेरे मायने में कई कंपैरिज़न टू कई देश की कंपनीज़ से काफ़ी अच्छे ग्रोथ हैं। और ये 12 से 13% के आसपास या ग्रोथ या 12 से 15% की ग्रोथ है। इसमें जो मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट है उसमें जनरली ऐसा एक मानना होता है कि उसमें ग्रोथ शायद ज़्यादा रेट से होगी क्योंकि उनकी साइज़ स्मॉल होती है। तो अगले जो 5-7 साल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्रोथ के चलते शायद इक्विटी में अभी भी लोगों को एक्सपेक्टेशंस जो है वो रीज़नेबल रखते हुए निवेश रखे रहना चाहिए। बट मैं थोड़ा-सा वार्न भी करना चाहूँगा कि जब हम एक हाई पॉइंट पे पहुँचते हैं उस वक़्त निवेशकों को अपना जो एसेट एलोकेशन मिक्स है वो हमेशा जाँचते रहना चाहिए। क्या कहीं कोई ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं, कोई सेगमेंट में हम ज़्यादा तो नहीं चले गए हैं। और यदि ऐसा हुआ है तो मेरी समझ से आई थिंक वो बैलेंस को हमको ठीक-ठाक कर लेना चाहिए और इक्विटी का एक्सपोज़र भी जो हमारे रिस्क मेजर्स के हिसाब से हम रखना चाहते हैं, वही रखना चाहिए। तो आई थिंक पीरियडिकली अगर हम हमारा एसेट एलोकेशन बैलेंस करें, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत होनी चाहिए। बट जहाँ तक ओवरऑल मार्केट का सवाल है, एक और मैं शायद बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वर्सेस लास्ट 3 इयर्स थोड़ा-सा स्लो डाउन का माहौल दिख रहा है अर्निंग्स में। अर्निंग्स जो 20-25% पे थी शायद 12-15% पे आया। बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा है कि लोन ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। इसके अलावा कंज्यूमर जो सेगमेंट है उसमें भी डिमांड मोमेंटम पिछले कुछ महीनों से स्लो है और वो कोई रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही नहीं रही है। अब हम देखेंगे बजट में क्या होता है, बट आई थिंक ओवरऑल थोड़ा-सा माहौल स्लो है और इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत सारे पहलुओं पर आपने बातचीत
आपने जवाब दिया और आप ही के जवाबों से अब आगे के सवाल मेरे निकलेंगे। तो सबसे पहला जिक्र आपने एक हाई पॉइंट का किया है। तो विनीत, दुविधा ही इस बात की है कि जब आपको लगता है कि अब ये बाजार का हाई पॉइंट है, बाजार अब वहां से आगे निकल पड़ता है अगले दिन, भले ही वो खबरों के किसी वजह से निकले और भले ही अगले दिन कोई और ट्रिगर पकड़ ले, लेकिन वो हाई पॉइंट खिसकता हुआ जा रहा है। तो अगर हम निवेशकों को ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ी मुनाफा वसूली कर भी लेनी चाहिए, तो वो किस समय करनी चाहिए? कैसे पता चले कि अब कर लेना चाहिए, वक्त हो गया है, थोड़ा सा रीबैलेंस कर ले, शफल कर लें? इसमें तो मैं कहूँगा कि ये बड़ा मुश्किल है कि टॉप पे आके एकदम उसको बेचें या एकदम बॉटम में आके लें। बट आई थिंक माहौल ऐसा है कि करेक्शंस में लोगों की स्टॉक्स और इन्वेस्टर्स की इन्वेस्ट करने की रुचि है और वो सही भी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अगले 5-6 सालों का जो ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी को देख के इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो शायद सही भी हो जाए। बट ये जो टाइमिंग वाली बात आपने कही, इसके लिए मैं कहूँगा कि हर लेवल पे आके 5-10% जब रैली देखते हैं, अपना एसेट एलोकेशन जाँच लीजिए। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से हो सकता है कि मुझे स्मॉल कैप में 25% या 30% निवेश करना है, मेरा रिस्क मेजर ये बताता है। और जब देखें कि ये मेरा 25% हो सकता है, शायद 40% पहुँच गया हो या 45% पहुँच गया हो, तो उस वक़्त जाके एक रीबैलेंस कर लेना उचित रहेगा, क्योंकि इसमें तो कभी हम टॉप और बॉटम पकड़ नहीं पाएँगे। बट सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि पीरियोडिक में लेवल पे जब हम इसको जाँच करेंगे और बहुत ज़्यादा अगर स्क्यू हो गया है, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। आई थिंक वो सबसे बड़ा डिसिप्लिन फ़ायदेमंद रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपको ये पे ऑफ काफ़ी ठीक देगा। और इसमें सबसे मुश्किल काम ये है कि कोई भी सेगमेंट में आके आप कहें कि स्मॉल कैप शायद पीक पे पहुँच गया, मैं पूरा इसको बेच दूँ, तो आई थिंक वो भी सही बात नहीं है, क्योंकि मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ भी इतनी दिखती हैं। मैं स्मॉल कैप को काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। कई बार होता है कि कई साल तक रिटर्न देते नहीं है, बट फिर आके सडनली 1 साल या 6 महीने में खूब सारा रिटर्न दे जाते हैं। तो कंपनीज़ में मैं देखता हूँ कि ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और कंपनीज़ अगले 5 सालों में अच्छी ग्रो होंगी। तो ओवरऑल निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद ही रहना चाहिए, बट एसेट एलोकेशन मैं कहूँगा इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन टेकिंग अ वेरी डायरेक्शनल कॉल ऑन वन सेगमेंट। चाहिए। विनीत, अब क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ की हमने बात की है और आगाज़ भी हो चुका है यहाँ पे नतीजों का, तो एक-एक करके हम बात करते हैं तमाम क्षेत्र की। कुछ थीम्स जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से प्ले आउट हुई हैं, अगर हम डिफेंस की बात करें, रेल की बात करें और बाकी मैन्युफैक्चरिंग थीम्स की बात करें, लेकिन उसको साइड में रखते हुए बैंकिंग से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने उसका मेंशन भी किया हुआ है, जहाँ पर थोड़ी सी सबड्यूड उम्मीदें भी हैं आपकी। तो बताइएगा यहाँ पर किस तरह से आप अर्निंग ग्रोथ का अनुमान लगाकर बैठे हुए हैं, और अगर कुछ सबड्यूड है भी, कुछ कमज़ोर भी है, तो उसके पीछे क्या वजह होगी? तो बैंकिंग सेक्टर एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा जो सेगमेंट है, अगर हम प्रॉफ़िट को ब्रेक करें, तो ऑलमोस्ट 30-35% प्रॉफ़िट जो है निफ्टी का, वो बैंकिंग सेक्टर से आता है। और पिछले 3-4 सालों में हमने देखा बैंकिंग सेक्टर ने बहुत बड़ा एक उछाल देखा है। इसमें 2 तरीके के फ़ायदे बैंकिंग सेक्टर ने देखे। एक तो लोन ग्रोथ बहुत अच्छी रही है और दूसरा था कि एसेट क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आई। तो ये दोनों ही वजह से बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी पिछले 3 सालों में। अब जो एनवायरनमेंट बन रहा है, इसमें बिकॉज़ डिपॉज़िट कॉस्ट बढ़ गए हैं, डिपॉज़िट आ नहीं रही हैं, इनको अपने एलडीआर रेशो जो है, लोन टू डिपॉज़िट रेशो, ये भी थोड़े से मेंटेन करने हैं। इसके चलते लोन ग्रोथ जो है वो जिस गति से जा रही थी 17-18% पे, हो सकता है 13-14% के आसपास लोन ग्रोथ रहे। दूसरी बात ये है कि कॉस्ट मैट्रिक्स पे कॉस्ट आगे ही बढ़ रही है, कॉस्ट हाई हो रही है और इसमें इनके जो मार्जिन्स है, ये भी शायद प्रेशर में रह सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट बात ये है, जो आज तो कोई डेटा बता नहीं रहा है, एसेट क्वालिटी तो अभी भी सबसे बढ़िया है, लेकिन कुछ-कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस हुए, अनसिक्योर्ड लोन हुए, वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा एक लोगों के बीच में एक कंसर्न आ रही है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो यदि ये डेटा बिगड़े नहीं तो आई थिंक ठीक रहेगा, बट यदि थोड़ा इसमें बिगड़ता है, तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में थोड़ा-सा एक ऑप्टिमिज़्म कम होना चाहिए। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर
जो जिस गति से ग्रो कर रहा था, उससे शायद ये गति कम हो सकती है। 12-15% भी कोई बुरी बात नहीं है, बट इसमें सिर्फ़ एक ही इम्पोर्टेंट है, एसेट क्वालिटी मेंटेन होना ज़रूरी है। हुँ। चलिए, इसके अलावा आईटी सेक्टर, यहाँ पे किस तरह की स्थिति आपको दिखाई दे रही है? पहली तिमाही के नतीजे ट्रेडिशनली यहाँ पर जिस टोन में आते हैं, क्या उसी की उम्मीद करनी चाहिए आपको? आईटी सेक्टर में एक्चुअली ऑलरेडी हमने काफ़ी पेन देख चुके हैं। कंपनीज़ ने ऑर्डर की डिले की बात कही है और ओवरऑल जो ग्लोबल कंपनीज़ कॉशियस हैं, मतलब स्लो डाउन तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट कॉशियस है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यूएस में हाई हैं और सबसे ज़्यादा बिज़नेस इंडियन कंपनीज़ का यूएस से ही आता है। तो कंपनीज़ के कॉशियस स्टांस के कारण थोड़ा डिले हमने देखा है आईटी सेक्टर में। अब ऐसा माहौल धीरे-धीरे, जो हम मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, कमेंटरीज़ जो आ रही है, उनके हिसाब से भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये बॉटम 1-2 क्वार्टर में जाके हो जाना चाहिए और इसके बाद शायद कंपनीज़ हो सकता है थोड़ा बहुत रिवर्सल की बात करें। रिवर्सल मतलब ग्रोथ मोमेंटम वापस से शायद इसमें आ जाए और दूसरी मैक्रो पे अगर हम देखें तो शायद इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अब घटना चालू हो सकते हैं सितंबर महीने से। सो आई थिंक जैसे ही वहाँ पे थोड़ा-सा माहौल बदलेगा, मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में भी एक बॉटम फॉर्मेशन अगले 1-2 क्वार्टर में आ सकता है और हम यही व्यू लेके अपने पोर्टफोलियो में भी उसी विचारधारा को पोर्टफोलियो में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बेहतरीन नतीजों की उम्मीद हमें किस तरह के सेक्टर्स से करनी चाहिए फिर विनीत आपके मुताबिक? अभी तो जो मतलब अगर हम इमीडिएट फर्स्ट क्वार्टर की ही बात करें तो आई थिंक जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर स्लो होगा पर ठीक-ठाक फिर भी इसके अंदर ग्रोथ रहेगी। इसमें एनबीएफसीज़ जो है वो शायद इससे बैंकिंग सेक्टर से शायद थोड़ा बेटर कर लें। और जो मोमेंटम हम देख रहे हैं इंजीनियरिंग कैपिटल गुड कंपनीज़ में, वहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि मोमेंटम कम होगा। क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और एग्ज़ीक्यूशन थोड़ा-सा हो सकता है एग्ज़ीक्यूशन ऊपर-नीचे हो इलेक्शंस के कारण, बट वहाँ पे मुझे लगता है कि ग्रोथ ठीक आनी चाहिए। एक हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी पॉज़िटिव हैं। इनमें यूएस मार्केट ने अच्छा किया है, इंडियन मार्केट तो जो 10-11% पे ग्रो करता है, वो ही माहौल है, बट ओवरऑल हेल्थ केयर कैटेगरी ने अच्छा किया है। बिल्डिंग मटेरियल ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे रियल एस्टेट की डिमांड अच्छी रही, बट बिल्डिंग मटेरियल में उसको हमने डिमांड में आते देखा नहीं है, बट हो सकता है अगले 2 क्वार्टर में या 3 क्वार्टर में वहाँ पे भी एक अच्छा-सा मोमेंटम आ सकता है। और मैं ये कहूँगा कि कविता जी इस बार मतलब इमीडिएट क्वार्टर में तो नहीं, मैंने कंज़म्पशन स्लो होने की बात कही, बट मुझे ये भी लगता है कि शायद ऐसा हो कि कुछ चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, जैसे बारिश अब ठीक-ठाक हो गई है। रूरल की जो डिस्ट्रेस थी वो शायद थोड़ी कम हो जाए। बजट भी हो सकता है कि वो हम देखेंगे कि वेलफेयर की तरफ यदि कुछ अगर उनके कुछ पॉलिसीज़ आ जाएँ, तो ओवरऑल जो डिमांड मोमेंटम मास लेवल पे कम हो रही थी, वहाँ शायद रिकवरी दिख सकती है। तो अगले 2 क्वार्टर में मुझे लगता है कि वो भी एक कैटेगरी ऐसी हो सकती है जो मास कंज़म्पशन की हम बात करें, जहाँ पे रिकवरी देखी जा सकती है। तो वो भी एक सेक्टर देखने लायक हो सकता है। ये बजट की बात करते हैं और बजट को लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की और सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा रन अप उसी उम्मीद में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले आपकी बजट उम्मीदें बताइएगा ज़रा वित्त मंत्री साहिबा से, क्या हैं? उम्मीदें तो यही थे, लास्ट टाइम भी मैंने एक्चुअली यही कहा था कि जो एक इकोनॉमी के 2 बड़े पिलर हैं, एक है इन्वेस्टमेंट और एक है कंज़म्पशन। कंज़म्पशन आज भी देश में 60-65% अकाउंट करता है अपने जीडीपी का और इन्वेस्टमेंट जो है वो 30-35% के रेंज में होता है और वो पिछले 3 सालों में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। कंज़म्पशन शायद थोड़ा-सा स्लो रहा है और मुझे लगता है कि जो भी अ गवर्नमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीकों से यदि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है या मास मार्केट है, वहाँ पे थोड़ा सेंटिमेंट्स इम्प्रूव हो जाएँ, उनके जो उनकी तकलीफ़ें इन्फ्लेशन के कारण बढ़ी हैं, वो शायद अगर एड्रेस हो पाएँ, तो आई थिंक वहाँ पे एक और पिलर जो है, बड़ा पिलर जो इकोनॉमी को एक पुश दे सकता है, वो एक बड़ा पिलर अपने आ सकता है। तो मुझे लगता है जो भी हम पॉलिसी देखेंगे उसकी तरफ, या मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे शायद कुछ आए
तो आई थिंक दैट शुड बी अ पॉजिटिव फ्रॉम द ओवरऑल एक्सपेक्टेशन। ये मेरी मतलब सबसे जो मैं वॉच करने वाला हूँ ये यही क्षेत्र में। और दूसरी चीज़ जो मुझे वॉच करनी है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कैपेक्स मोमेंटम है वो भी एकदम कम हो जाए। उसकी रेट ऑफ ग्रोथ शायद थोड़ी कम होगी, बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, डिफेंस है, एनर्जी है, पावर जिसमें आ जाता है, रोड, पोर्ट्स, आई थिंक ये सब में इन्वेस्टमेंट ठीक-ठाक बने रहेगा। वाटर में भी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा फ़ोकस है। तो वो भी मुझे लगता है कि ठीक-ठाक रेट से ग्रो करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास आरबीआई से भी एक्स्ट्रा पैसा आया है डिविडेंड के रूप में। तो आई थिंक गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फिस्कल को मेंटेन करते हुए आई थिंक ये दोनों ही जो बैलेंस है ये शायद ठीक-ठाक ढंग से कर ले, यही मैं इस बजट में देखना चाहूँगा। चलिए, ये सारी उम्मीदें तो आपने बतौर फंड मैनेजर बताई हैं, लेकिन आप एक टैक्स पेयर भी तो हैं। उसके लिहाज से कोई उम्मीदें नहीं है आपकी? टैक्स में मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बिकॉज़ जो आएगा वो तो एवरी सबके लिए मतलब वो तो इन मैटर ऑफ लेना ही पड़ेगा जो जी। आएगा। बट एक एक है कि जो मैंने कहा कि लो इनकम स्लैब्स में यदि थोड़ा-सा इनके बेनिफिट आ जाए तो शायद हो सकता है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर दे ओवरऑल कंजम्पशन के लिए। सो आई थिंक मेरी उम्मीद वहीं से है। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं कि कैपिटल गेन्स को लेके कि सारे जो डिफरेंट एसेट कैटेगरीज़ है उनका कैपिटल गेन्स का जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट होता है। 1 साल, 3 साल वहाँ पे शायद ये लोग कंबाइन कर दें। तो कैपिटल गेन्स टैक्स को लेके सबसे ज़्यादा जो आज अपने जो सर्कल में बात चल रही है, वो सबसे ज़्यादा आई थिंक इसी को लेके चल रही है कि इसमें क्या होगा? तो यदि ये रेट्स बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म के और शॉर्ट टर्म के, और इनको कंबाइन करने की कोई ये गवर्नमेंट अगर यदि प्लान करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा सेंटिमेंट ऊपर-नीचे हो जाए फॉर सम टाइम। बट इवेंचुअली ये सब चीज़ें मैंने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट हो जाती हैं। लोग बाग दोबारा से ग्रोथ को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझ के फिर से रीएडजस्ट कर लेते हैं। बिकॉज़ ये तो एक मैटर ऑफ कंट्रीज़ प्रिंसिपल या वो कहिए कि कितना टैक्स रेट होगा वो तो जो है वो देना ही पड़ेगा। बट आई थिंक इवेंचुअली लोगों को वेल्थ भी क्रिएट करनी है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का, इक्विटी का जो जो एक क्लास है वो बने रहेगा, क्योंकि अपने यहाँ पे ग्रोथ इज़ गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर द नेक्स्ट मेनी इयर्स टू कम। हुँ। अब क्योंकि हम कुछ सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो बजट की उम्मीद में ऑलरेडी हम देख रहे हैं चल चुके हैं। देखिए, डिफेंस, रेलवे, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा और लेग रूम है कि जितनी भी तेज़ी की हमें उम्मीद करनी चाहिए थी वो आ चुकी है? ऐलानों की तो बहुत ज़्यादा संभावना है और गुंजाइश भी लग ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब और चढ़ने का कितना इनके पास स्कोप है? नहीं, मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन में ऑलरेडी आ चुकी है। गवर्नमेंट ने अपने जो प्लान्स है कई सारे ऑलरेडी बता दिए हैं। इम्पोर्ट के जो रिस्ट्रिक्शंस थे और अपने यहाँ से क्या जाना है, और बजट में भी अब लोगों को जनरली पता है कि इतना एलोकेशन होगा। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाइज़ मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ नई पॉज़िटिव चीज़ें सुनने को मिलेंगी। बस कंटिन्यूटी ऑफ स्पेंड्स रहे इन सेक्टर में, बिकॉज़ ये सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें आज ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग हो। और कंपनीज़ मुझे लगता है कि ये काफ़ी सारा तो प्राइस कर चुकी है ऑलरेडी बहुत सारे पॉज़िटिव्स। अब इसमें सिर्फ़ एक मतलब बड़ा मोमेंट ये हो सकता है कि कुछ नेगेटिव आ जाए तो शायद प्राइस रिएक्शन नेगेटिव हो। बट नेगेटिव नहीं आना आई थिंक इज़ अ गुड एक्सपेक्टेशन। और फिर फिर स्टॉक प्राइसेस विल कीप फॉलोइंग हाउ द ऑर्डर इनफ्लो कितनी आती है और अर्निंग्स कैसे ग्रो होगी। आई थिंक स्टॉक विल कीप रिएक्टिंग टू दैट रादर देन कुछ नया बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्रैंकली अनाउंसमेंट की तरफ से। हुँ, हुँ। विनीत, थोड़ा-सा कंज़म्पशन थीम पर हम बात करते हैं, क्योंकि इस थीम में अब केवल एफएमसीजी की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी तमाम पैमाने भी हैं जो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। और जिस तरह से हमें सरकार का फ़ोकस फ़िलहाल दिखाई दे रहा है, इस थीम के एक कमबैक करने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो कि काफ़ी हद तक हम महसूस कर भी रहे हैं बाज़ार की चाल को देखते हुए। स्पेसिफ़िकली आपका व्यू और कंज़म्पशन में भी किस तरह के कंपनी और स्टॉक्स आपको लगता है कि चलने के कगार पे हैं? देखिए, एक्चुअली कंज़म्पशन आपने सही कहा। कंज़म्पशन मतलब एक केवल यदि हम कहें कि एफएमसीजी है या कोई ऐसा बहुत स्पेसिफ़िक छोटी एरिया नहीं है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं, ऑटो आ जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल को लेके कई सारे कैटेगरीज़ आ जाते हैं, पाइप हुए, टाइल हुए, वुड पैनल, पेंट्स, होम इम्प्रूवमेंट, किचन की जो कैटेगरीज़ है, मैट्रेसेस हैं।
QSR हैं, मतलब ट्रैवल रिलेटेड हैं। और अब हम क्या देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो है लोगों के बीच में स्पेंड करने की क्षमता है, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं। और एक इकोनॉमी में आप ये ऐसे देखिए कि अपने इकोनॉमी में जो एक बॉटम ऑफ द पिरामिड है, वो पिरामिड धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, प्रीमियमाइज़ेशन बढ़ रहा है, लोगों की इनकम लेवल बढ़ रही है। जब इनकम लेवल बढ़ती है तो बेसिक बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो उतने खर्चे वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते, बट उसके ऊपर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हैं, लोगों को अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, वो सब बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारा एक कोर फिलॉसफी और थीसिस है। और एक्चुअली हमारे फंड्स में इस तरह के जो एरियाज़ हैं, जो और दूसरी मैं बात कहूँगा, कई सारे ऐसे ये जो मैंने सेगमेंट्स बताए, इनमें कंपनीज़ ही केवल स्मॉल कैप में है या मिड कैप में है, तो इसको खेलने के तरीके भी शायद स्मॉल और मिड कैप के थ्रू ही मिले। तो ये सब कंपनीज़ मुझे लगती है कि अगले 5-7 सालों में ये सब कंपनीज़ स्पेंड कर रही हैं ग्रोथ के लिए, और कैपेक्स और कैपेसिटीज़ लगा रही हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ओवरऑल आउटलुक ठीक रहना चाहिए। और जो हमने बात की है कि यदि कंज़म्पशन में थोड़ा भी अगर पॉज़िटिव आता है, तो ये सब सेगमेंट्स हो सकता है कि ठीक-ठाक रिटर्न्स दे जाएँ अगले 1-2 सालों में। चलिए, बजट में बस कुछ ही समय रह गया है और ऐसे में हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म पर हम बातचीत नहीं करते हैं आपके साथ। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये समय एक लंबी अवधि के निवेश के लिए कुछ इनिशिएट करना हो, तो वो कहाँ इनिशिएट कर लेना चाहिए? एंट्री पॉइंट अगर इस समय किसी को ढूँढनी हो कहीं पर, तो आपके मुताबिक क्या होगा वो? एक एक्चुअली इसके लिए मैं कहूँगा कि हमने एक एनालिसिस किया था, और वो एनालिसिस हमने हमारे स्मॉल कैप फंड को एक उसका वो एग्जांपल लेके किया था कि यदि ऐसा लगे कि वो कैटेगरी हाई पॉइंट पे है और निवेशक को लॉन्ग टर्म में अच्छी लगती है, पर डर भी लगता है कि ये हाई पॉइंट पे अब कैसे करें, तो उसमें यदि हम एसआईपी चालू करते हैं, तो हमने देखा कि उसका जो ओवरऑल आउटकम होता है, वो इससे बेटर होता है कि यदि उसने लो साइकिल में चालू किया होता है एसआईपी वर्सेस हाई साइकिल में एसआईपी चालू करना, एक्चुअली बेहतर उसका आउटकम आता है। क्योंकि क्या होता है, जब हाई पॉइंट पे हम निवेश करते हैं एसआईपी के रूप में, तो हमारा एवरेज कॉस्ट जो है, यदि अगर मार्केट करेक्ट भी हुआ कोई कारण से, तो एवरेज कॉस्ट जो हमारी होती है वो नीचे आ जाती है। और अगले 5-7 सालों में उसका जो बेनिफिट है, वो निवेशकों को देखने को मिलता है। तो यदि हाई पॉइंट पे यदि साइकिल है, तो मुझ और निवेशकों को डर भी लगता है, तो और कैटेगरी में रहना भी है, तो मुझे लगता है एसआईपी एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जहाँ पे निवेशक अपना निवेश कर सकता है। और यदि गिरता भी है मार्केट, तो उसे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बस अपना जो इन्वेस्टमेंट अंतराल है उसको बनाए रखें 5-7 सालों में, आई थिंक ओवरऑल आउटकम अच्छा ही होता है। ऑलराइट विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। फिलहाल इस पेशकश में समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद आपका। चलिए, अब विनीत से तो बातचीत हो गई है, लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि बातचीत को आप सुनकर समझकर न सिर्फ बाजार की चाल को समझे, बल्कि अपने लिए भी एक सही और सटीक रणनीति अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शो देखने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।